हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 विज्ञान के अंतर्गत ऊष्मा और ताप वाला पाठ पढ़ेंगे, जिसमें आप लोगों को नोट्स देखिए। पाठ 5 ऊष्मा ताप और कक्षा 7। ठीक, अब इसमें कुछ आपको बताना है कि हम दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं हमको ठंडी प्रतीत होती हैं, कुछ वस्तुएं गर्म प्रतीत होती हैं। वस्तुओं की यही गर्माहट जो होती है ताप कहलाती है। इसका हम एक प्रयोग बहुत शार्ट में आप लोगों को इसमें बनाया है, लेकिन आप समझ सकते हैं। एक बीकर लेते हैं, एक बीकर में गर्म पानी और एक में ठंडा पानी, और दोनों में अलग अलग हाथ डालने को कहते हैं। एक में दायां हाथ और एक में बायां हाथ। जिसमें ठंडा पानी है उसमें आपका हाथ ठंडा महसूस होगा, और जिसमें गर्म पानी है उसमें आपको गर्म महसूस होगा। ये जो महसूस करना है यही ताप कहलाती है, और ये हमारी स्पर्शेंद्रिय त्वचा के कारण हमको महसूस होता है। ठीक है, और लेकिन ये ताप नापने की सब विश्वसनीय नहीं है। तो ताप नापने के लिए एक भौतिक राशि का भी प्रयोग करते हैं, जिसे हम थर्मामीटर कहते हैं। जो यंत्र उपयोग में आता है उसे हम थर्मामीटर कहते हैं। यानी ताप नापने के लिए ये दो प्रकार के होते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर जो पहले प्रयोग में होता था, ज़्यादातर सभी लोगों ने देखा होगा, घरों में रहता था पहले, जो बीच में घुंडी होती थी। थर्मामीटर जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता था पहले लोगों ने देखा होगा, उसमें एक घुंडी होती थी जो पारा की और पैमाना बने होते थे। लेकिन आजकल डिजिटल थर्मामीटर प्रयोग में होता है, जिसमें लगाते ही तापमान आ जाता है, ये कितने डिग्री तापमान हमारे शरीर में है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक, दूसरा है प्रयोगशाला थर्मामीटर। प्रयोगशाला में यूज़ में आता है। तो इस तापमापी को बनाने के लिए इसकी नली को बर्फ़ के टुकड़ों में रखते हैं, और ठंडा होने पर पारा जहाँ पर ठहरता है उस बिंदु को जब हम पढ़ते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पर रहता है, या अंकित कर देते हैं। वो बिंदु अधो बिंदु कहलाता है। और इसके पश्चात उसी नली को हम उबलते जल के वाष्प में रखते हैं, और वह बिंदु जहाँ पर उबलते हुए जल वाष्प पर आ जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर अंकित करते हैं, और वो बिंदु ऊर्ध्व बिंदु कहलाता है। फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट तथा 30 बिंदु पर 212 फ़ारेनहाइट अंकित करते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच लंबाई 180 बराबर भागों में बांट लेते हैं। एक भाग बराबर 1 फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेल्सियस के 100 खाने के बराबर 180 फ़ारेनहाइट होता है। यहाँ पर फार्मूला रखा गया है, देखिए, C/100 C/100 इक्वल F-32/180। इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, C/5 इक्वल F-32/9। आपकी एक्सरसाइज में एक सवाल है, इसको यहीं पर हमने लगाना उचित समझा। 98.6 फ़ारेनहाइट को 0 डिग्री सेल्सियस में बदलो। सॉल्यूशन में क्या है, आप फार्मूला रख दीजिए, C/5 इक्वल F-32/9। अब जहाँ पे F है वहाँ पर 98.6 - 32 कर दिया तो यहाँ पर आया 66.9। तो C/5 इक्वल 66.6/9। तो जब इसको पूरा हल किया तो 37 डिग्री सेल्सियस आंसर आ गया। ये एक आपको केवल शॉर्ट में बताया कि ऐसे ये सवाल आपका हल होगा। ठीक, नेक्स्ट आता है, आपने ये ताप के बारे में थोड़ा पढ़ लिया। आता है ऊष्मा यानी हीट। ऊष्मा की अवधारणा क्या है? ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की वस्तु की ओर होता है। ऊष्मा का मात्रक SI में जूल, अन्य कैलोरी तथा किलो कैलोरी। अब 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी, 4.18 × 10⁻³ जूल। ठीक, अब यहाँ पर एक प्रश्न है, कैलोरी किसे कहते हैं? तो इसी से आप निकालिए। 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप
15.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस, अर्थात दोनों के बीच का अंतर क्या है? 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। ऊष्मा का मापन एवं निर्भरता। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा Q उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर Q प्रोपोर्शनल यम यहाँ पर क्या है? द्रव्यमान है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है, क्या ऊष्मा की मात्रा और अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है? तो इसके बारे में अभी हम आपको पूरा डिटेल। कांच के 2 बीकर में, एक बीकर को आधे तक जल भरें और फिर दूसरे में तुरंत जो है जल का ताप हम नाप लेते हैं। ये हो गया कौन सा ताप? प्रारंभिक ताप हो गया। अब इसे हम इतना गर्म करें कि प्रारंभिक ताप से 20 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाए और ताप के बढ़ने का समय नोट कर लें। दूसरे बीकर में भी हम उतना जल भरते हैं, उसे हम 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें और समय नोट कर लें। तो आपने क्या देखा? दूसरे बीकर में 40 डिग्री सेल्सियस में जो दूसरा बीकर था जिसको हमने 40 डिग्री सेल्सियस तक, उसमें कितना समय? अधिक समय लगा और अधिक ऊष्मा भी लगी। ठीक, ये छोटा सा चित्र हमने समझाने के लिए आपको बताया। इसमें 20 डिग्री सेल्सियस तक और उसको 40। ऊष्मा की मात्रा वस्तु के तापांतर पर निर्भर करती है। तापांतर यानी जितना अधिक ताप देंगे वैसे ही निर्भर करती है। अब इसको दूसरे प्रयोग में भी समझाया। कांच का 2 बीकर लेते हैं, एक में जल तथा दूसरे में तेल भरते हैं, आधा आधा दोनों में भरते हैं। दोनों बीकरों को स्प्रिट लैंप की सहायता से 3 मिनट घड़ी देख करके 3-3 मिनट तक गर्म करते हैं और थर्मामीटर की सहायता से दोनों का टेम्परेचर जब नोट करते हैं तो बताइए किसका ताप अधिक होगा? जनरल है, तेल का ताप अधिक होगा। तो इससे क्या निष्कर्ष है? समान द्रव्यमान की भिन्न भिन्न वस्तुओं को समान समय तक गर्म करने पर ताप में वृद्धि भी अलग अलग होती है। अब यहाँ पर एक विशिष्ट ऊष्मा आ जाती है। किसी पदार्थ को निश्चित ताप तक गर्म करने पर आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जो होती है वो वस्तु के द्रव्यमान, तापांतर तथा विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। ये आप सूत्र देख लीजिए, Q बराबर यम गुणे यस गुणे डेल्टा टी, जिसमें यम है द्रव्यमान, एस है विशिष्ट ऊष्मा और डेल्टा टी है तापांतर यानी ताप में वृद्धि। अब इसको कैसे? विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक S बराबर Q अपॉन M मल्टीपल M इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ पर फार्मूला रखते हैं, मतलब मात्रक कैलोरी किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ये विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक निकल आता है। अब यदि M बराबर N kg, डेल्टा T बराबर 1 डिग्री और S बराबर Q है तो किसी पदार्थ की जो विशिष्ट ऊष्मा होगी वो परिभाषा देखिए कैसे निकलती है। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान यानी 1 किलोग्राम एकांक द्रव्यमान के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस तक परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है। यदि आपने ये चीज़ें समझ ली तो आपको ये परिभाषा बनाने में टाइम नहीं लगेगा। अब लास्ट ये आता है इसमें ऊष्मा स्थानांतरण की विधियाँ। ऊष्मा स्थानांतरण को ऊष्मा का संचरण भी कहते हैं। यह दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का संचरण ऊष्मा का किसके कारण? तापांतर के कारण होता है। संचरण की 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। चालन ठोस में, संवहन गैस तथा द्रव में, विकिरण को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब आपको चालन का हम प्रयोग बता रहे हैं। प्रयोग क्या है? एक बीकर में उबलता हुआ जल लेते हैं, उसमें स्टील का चम्मच डाल देते हैं और थोड़ी दूसरा सिरा हम पकड़े रहते हैं। तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो चम्मच का दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। तो स्टील का चम्मच उबलते जल में रखें और दूसरा सिरा पकड़े रहें तो क्या देखते हैं? दूसरा सिरा भी गर्म होने लगता है। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। जो सिरा उबलते जल में है उसका ताप बढ़ता है और धीरे 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 वो दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है। तो अधिक ताप से कम ताप की ओर वो चलता रहता है। यही है ऊष्मा की चालन विधि। अब आप प्रयोग देखिए। प्रयोग में कौन सी पिन पहले गिरेगी, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। इसमें ऊष्मा के स्थानांतरण में पदार्थ केवल अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं बल्कि तब तक ऊष्मा के पास वाले अणु
को दे देते हैं। ये जो प्रयोग है, इसको चित्र को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमने एक लोहे की पट्टी है और लोहे की पट्टी में पिंस को मोम के द्वारा लगा दिया है, और जब स्पिरिट लैंप से उस पर ताप देखते हैं तो कौन सी पिन पहले गिरेगी इसको ध्यान देने वाला, तो मोस्टली पहले वाली ही पिन गिरेगी। तो क्या हुआ कि पास वाले अणु दे देते हैं अपनी ऊष्मा बगल वाले अणु को। ठीक, अब इस विधि में तीसरी संवहन विधि शुरू होती है। इस विधि में द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का संचरण होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं। घरों तथा कारखानों से निकलने वाला धुआं तथा गर्म गैसें संवहन धाराओं के कारण ऊपर उठकर चिमनी द्वारा बाहर निकल जाती है। दूसरा उदाहरण, श्वसन क्रिया से निकली गैस बाहर निकल जाती है। अब इसमें एक प्रयोग के द्वारा बताया है आपको कैसे संवहन विधि। तो एक फ्लास्क है, फ्लास्क को हमने स्टैंड के द्वारा सेट कर दिया और पोटेशियम पर और स्पिरिट लैंप लगा दी। उसमें फ्लास्क में आधा जल भरा, पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा सावधानी पूर्वक उसमें डाला, और जब हम स्पिरिट लैंप की सहायता से उस फ्लास्क को पानी को गर्म करते हैं तो क्या देखते हैं, धीरे धीरे रंगीन जल होता है वो ऊपर जाने लगता है, और ऊपर वाला जो ठंडा जल होता है वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है। इस तरह क्या होता है, पूरे फ्लास्क का पानी हमारा गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सी धाराएं, संवहन धाराएं बन जाती हैं। ठीक, अगला आता है तीसरी विधि, विकिरण विधि। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इस विधि द्वारा किसी गर्म वस्तु से अपने चारों ओर ऊष्मा के किरणें उसी प्रकार फैलती हैं जैसे विद्युत बल्ब या जलती हुई मोमबत्ती से प्रकाश की किरणें। यह क्रिया निर्वात में भी हो सकती है। इसका उदाहरण, जैसे जाड़े के दिनों में हम हीटर के सामने बैठते हैं तो हमारा शरीर दूर से ही बैठने पर शरीर गर्म हो जाता है। तो यह भी एक विकिरण का उदाहरण है। नेक्स्ट हेडिंग आती है ऊष्मा के सुचालक तथा कुचालक। जिन पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण या संचरण सुगमता पूर्वक हो जाता है उन्हें हम ऊष्मा का सुचालक कहते हैं, जैसे तांबा, एल्युमिनियम, लोहा आदि। और जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण सुगमता से नहीं होता है उन्हें हम ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। ऊन है, लकड़ी है, कागज आदि। इस चीज़ को आप लोग जानते होंगे कि जिस पर हम पकड़कर एक छड़, लोहे की छड़ लेते हैं, यदि एक तरफ गर्म करो तो दूसरी तरफ अपने आप गर्म हो जाती है, और इसी तरह यदि उस पर लकड़ी का हत्था लगा हो और गर्म करते हैं तो हमारा हाथ गर्म नहीं होता है, तो लकड़ी क्या हो गई, ऊष्मा की कुचालक हो गई। दैनिक जीवन में इसका उपयोग, ऊष्मा के अच्छे सुचालक के कारण एल्युमिनियम, लोहा और पीतल के बर्तनों का उपयोग किचन में ज़्यादा होता है, क्योंकि जल्दी से गर्म हो जाते हैं और खाना जल्दी उसमें पक जाता है। नेक्स्ट, कुचालक पदार्थों के हैंडल बर्तनों में लगाए जाते हैं जिससे हमें गैस से उतारने में आराम रहता है और वो हत्था गर्म नहीं होता है। ये हो गए ऊष्मा के सुचालक तथा कुचालक। अगली है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ये तो आप लोगों ने हमेशा पढ़ा है, ठोस, द्रव तथा गैस। बर्फ को यदि हम गर्म करते हैं तो किस में बदलेगा, जल में। जल कौन सी अवस्था है, द्रव। और फिर जल को हम गर्म करते रहते हैं तो वाष्प का कौन सी अवस्था बनती है, गैस। अब इसी वाष्प को यदि हम ठंडा करते हैं तो कौन सी अवस्था में परिवर्तन होगा, द्रव में। और ज़्यादा ठंडा करते हैं, फ्रीजर में रख देते हैं तो क्या हो जाता है, बर्फ़ बन जाती है। तो ये कौन सी अवस्था होती है, ठोस अवस्था होती है। कुछ पदार्थ गर्म करने पर ठोस अवस्था में सीधे गैसीय अवस्था में बदलते हैं। यह क्रिया ऊर्ध्वपातन है। और पदार्थ कौन कौन से हैं, कपूर और नवसादक। गलनांक, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदलता है वो पदार्थ का गलनांक है। बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में बदलता है वह दिए गए द्रव का क्वथनांक है। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मीय प्रसार होता ठोस तथा गैस में ताप को बढ़ाने पर उनके आयतन में प्रसार होता है। यह घटना ऊष्मीय प्रसार कहलाती है। इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक तो है रेल की पटरी जोड़ते समय उनके बीच में कुछ जगह क्यों छोड़ी जाती है।
उसका कारण है जब प्रसार होगा, अगर जगह नहीं छोड़ी जाएगी तो वो टेढ़ी हो जाएंगी, छोड़ी जाती है, प्रसार होता है तो उसी में एडजस्ट हो जाती है। उदाहरण में दूसरा है 2 खंभों के बीच तार का ढीला बांधा जाना। तार ढीला कि सर्दियों के मौसम में यदि टाइट हो जाए तो वो टूट ना जाए।